हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेखिका नवजोत कौर द्वारा लिखित कहानी तड़प तेरे इश्क की। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत सबको घुमाने लेकर जा रहा था। सब जन नाश्ता करके घूमने जाने के लिए निकल गए थे। प्रशांत गाड़ी चला रहा था। आराध्या उसके साइड वाली सीट पर बैठी थी। बाकी सैम हिमांशी, कुहू और पनखुड़ी को लेकर दूसरी गाड़ी में जा रहा था ताकि उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ ये लोग अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उधर प्रशांत और आराध्या अपनी प्यार भरी बातें करते हुए। अब देखना ये होगा कि इनका ये सफर किसकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है। आज आराध्या कितनी खुश थी ये तो उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। उसे वो दिन याद आता है जब वो यहाँ नई नई आई थी और दादी ने उसे जबरदस्ती प्रशांत के साथ घूमने भेज दिया था। उस वक्त कितना इरिटेट हुई थी वो उससे और प्रशांत उससे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और दोनों ने कहा था कि आज के बाद एक दूसरे के साथ कहीं नहीं जाएंगे। और एक आज का दिन है जो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक दोनों को चैन नहीं मिलता था। दोनों ही अपनी प्यार भरी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर सैम भी सबके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। खासकर वो कुहू के साथ बातें कर रहा था। उसे कुहू की प्यारी और मासूम बातें बहुत पसंद आ रही थी। एक लगाव हो गया था उसे कुहू से और कुहू भी घुल मिल गई थी उसके साथ। हिमांशी और पनखुड़ी भी दोनों की बॉन्डिंग देखकर हैरान थे कि दोनों कितनी जल्दी इतना घुल मिल गए हैं। कुछ ही देर में दोनों की गाड़ियां शहर से बाहर जाने वाले रास्ते से होती हुई शहर की भीड़ को पीछे छोड़ एक शांत वातावरण में पहुंच जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में लहराते बादल, बेहद ही खूबसूरत नजारा था। प्रशांत ने पहले ही वहां पर सारा इंतजाम कर दिया था। इस खूबसूरत जगह पर सबके लिए टेंट हाउस लगवाए थे। इसके अलावा एक बड़ी सी टेबल जो खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। उसके आसपास रखी कुर्सियां और 2 सर्वेंट। बेहद ही शानदार नजारा था। ये सब देखकर हर कोई बहुत खुश था, खासकर आराध्या। उसका तो चेहरा बता रहा था कि ये सब उसे कितना पसंद आया है। उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी बयां कर रही थी। प्रशांत उसे ही देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि अब भी आराध्या उसकी तारीफ करेगी या हो सकता है कि खुशी के मारे उसके सीने से लग जाए। ये सोचकर ही प्रशांत के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। आराध्या चाहते हुए प्रशांत की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए, वैसे मानना पड़ेगा, मेरे साथ रह रहकर तुम भी समझदार हो गए हो। वो प्रशांत को छेड़ते हुए बोलती है और फिर आगे बढ़ जाती है। बेचारा प्रशांत बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कहा तो वो उम्मीद कर रहा था कि आराध्या उसकी तारीफ करेगी, उसके गले लगेगी और यहाँ आराध्या तो सारा क्रेडिट खुद ही ले गई। वो उसे देखते हुए मन में, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती, पर बहुत प्यारी है यार। वो आराध्या को देखते हुए ये सब सोच रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इतने में सैम उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, भाई मान गए तुझे। वैसे तुझसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे। वो भी उसे छेड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। प्रशांत दोनों को देखकर, ये दोनों ना कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे तंग करने का। बताओ इतना कुछ किया इसके लिए ये नहीं कि जरा सी तारीफ कर दे मेरी। देखो देखो कैसे उस लंगूर के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। प्रशांत वही खड़ा दोनों को देखते हुए बढ़ कर रहा था और ये बात आराध्या और सैम को भी पता थी। वो दोनों जानबूझकर प्रशांत को तंग कर रहे थे। तभी पनखुड़ी उन दोनों के पास आते हुए, क्या तुम दोनों भी क्यों बेचारे प्रशांत जी को तंग कर रहे हो? फिर वो आराध्या की तरफ देखकर, अरे यार कम से कम तुम तो उनके पास जाओ, उन्होंने इतना कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। हम तो बस यूं ही कबाब में हड्डी बन गए। पनखुड़ी आराध्या की चुटकी लेते हुए बोलती है। वही उसकी बात सुनकर आराध्या का चेहरा गुलाबी हो जाता है और वो शर्माते हुए, क्या तुम भी? ऐसा कुछ नहीं है। सैम जो दोनों की बातें सुन रहा था वो आराध्या को देखते हुए, बस बस अब तुम ये शर्माना वरमाना बंद करो। वैसे भी ये तुम पर सूट नहीं करता। अब तुम जाओ उसके पास, देखो कैसे अजीब सा मुंह बनाकर वो इधर ही देख रहा है। एक तो पहले ही बहुत अच्छा दिखता है, ऊपर से अब मुंह भी बना रहा है। सैम बस बोले जा रहा था या हम कह सकते थे कि वो उसे तंग कर रहा था। उसकी बात सुनकर आराध्या घूरकर उसकी तरफ देखती है और उसे धमकाते हुए, खबरदार जो मेरे प्रशांत को कुछ कहा तो। वो थोड़े गुस्से से बोलती है। सैम उसे छेड़ते हुए, ओह हो मेरा प्रशांत, क्या बात है, तुम जो मर्जी उसे कहो, मैंने कह दिया तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? एक बार फिर वो आराध्या को तंग करते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या एकदम से, हाँ तो
मेरा ही तो है, मैं जो मर्जी कह सकती हूँ, मेरा हक बनता है, पर तुम नहीं कह सकते। वो भी उसे धमकाते हुए बोलती है। पास खड़ी पंखुड़ी दोनों की क्यूट सी फाइट को एंजॉय कर रही थी। उधर कुहू तो इतनी प्यारी जगह देखकर, चारों तरफ खुला खुला देखकर बहुत खुश हो गई। वो तो बस इधर से उधर दौड़ रही थी, चहक रही थी, और हिमांशी भी उसके साथ साथ थी। अपनी बच्ची को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। बस एक प्रशांत ही था जो अभी तक गाड़ी के पास खड़ा था, और उसका मुंह भी बना हुआ था, या हम कह सकते हैं कि उसने बच्चों जैसा मुंह बना रखा था। आराध्या को उसकी हालत पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। इसके बाद वो प्रशांत की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। प्रशांत तो कब से यही चाहता था, वो तो कब से उसका इंतजार कर रहा था कि वो उसके पास आए और उसे अकेले में उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। तो वो वक्त अब आ गया था। लेकिन अब वक्त था प्रशांत के नखरे करने का। उसको अपनी तरफ आता देखकर मन ही मन में तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन चेहरे से पता नहीं चलने देता। जैसे जैसे आराध्या उसकी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे वो अपने चेहरे के भाव और भी सख्त करता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। ये देखकर आराध्या मन में, ओह हो जनाब के नखरे तो देखो कितना भाव खा रहे हैं, पर ये भूल गए हैं कि मुझे नहीं जीत सकते। प्रशांत आराध्या को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ जा रहा था, और आराध्या उसकी सारी हरकतों पर मन ही मन मुस्कुराते हुए उसके पास जा रही थी। पता तो इस बात का प्रशांत को भी था कि वो उसके पास ही आ रही है। वो बस नखरे कर रहा था, जानबूझकर उसको तंग कर रहा था। अगले ही पल आराध्या उसके बेहद करीब खड़ी थी, और प्रशांत उसको देखने के बजाय इधर उधर देख रहा था। एक मिनट के लिए आराध्या उसे देखती रहती है, पर फिर वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए, जब तुम्हें गुस्सा करना नहीं आता, नाराज होना नहीं आता, तो क्यों हो रहे हो? पता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम इस वक्त। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कोई नाराज नहीं हो। सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ये गाल फूला रखे हैं तुमने। अब प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो प्रशांत। बहुत हो गया, मैं यहाँ पर ना तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। आराध्या अपने खुले बालों को कान के पीछे करते हुए बोलती है। इस वक्त वो कितनी खूबसूरत लग रही थी ये तो कोई प्रशांत से पूछे। वो भी कहाँ ज्यादा देर तक उससे नाराज होने का नाटक कर सकता था। वो तुरंत आराध्या का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए, मैं भी यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। और अगर तुम इतना सब कुछ जान ही गई हो कि मैं नाटक कर रहा हूँ नाराज होने का, या मैंने जानबूझकर मुंह फुला रखा है, तो ये भी जान गई होगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे उसको अपने और करीब करते हुए बोल रहा था। वही उसकी करीबी से, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से आराध्या का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। समझ तो वो भी रही थी कि प्रशांत क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं। लेकिन वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती। वो अनजान बनते हुए, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या चाहते हो तुम? वो उससे नजरें चुराते हुए बोलती है। प्रशांत को सब पता चल रहा था कि उसे सब पता है, बस वो जानबूझकर अनजान बन रही है। वो अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, प्लीज आराध्या। बस हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम ये भोली और अनजान बनने का नाटक करना बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये कहता हुआ वो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है, और फिर अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए, जो कल रात अधूरा रह गया था उसे हम पूरा कर ले तो मजा आ जाए। वो शरारती मुस्कान के साथ बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है। वो तुरंत उससे पीछे होती है और प्रशांत को हल्का सा धक्का देते हुए, क्या तुम भी प्रशांत कहीं भी शुरू हो जाते हो? ये कोई वक्त है इन सब चीजों का? और वैसे भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये कहते हुए वो अपनी नजरें झुका लेती है। प्रशांत उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए, और ये जो तुम्हारी अदाएं देखकर मेरी जान जा रही है उसका क्या? इसके बारे में सोचा है कभी तुमने? तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे सताने का, मुझे तंग करने का। बस अब से मैं भी ऐसा ही करूंगा। मुझे भी पता चल गया है कि तुम्हें किस तरीके से चुप करवाया जा सकता है। ये सुनकर आराध्या झूठी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहे हो? वो उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है। बदले में प्रशांत एकदम से, ज्यादा मैं नहीं बन रहा हूं मैडम, ज्यादा तुम बन रही हो। और अब ना तुम भी नाटक बंद करो अपना, और फटाफट से मुझे एक अच्छी सी पप्पी दो, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे पूरा दिन यही खड़े रहना पड़े। लगभग प्रशांत बच्चों जैसी जिद करते हुए बोलता है। ये सुनकर आराध्या का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है कि आज प्रशांत को हो क्या गया है। क्या ये वही प्रशांत है जो किसी को टच करने से पहले भी 100 बार सोचता था, हाथों को सैनिटाइजर करता था, और आज वही प्रशांत उसे सरेआम किस करने को बोल रहा है? ये सुनकर आराध्या उसे घूरते हुए, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए ना?
जो कुछ भी बोले जा रहे हो। वो बात को टालने की कोशिश करते हुए बोलती है। पर प्रशांत कहाँ मानने वाला था। वो तुरंत अपने दिलकश अंदाज में, हाँ जी, हो गया हूँ आपके प्यार में, बिल्कुल पागल हो गया हूँ। सुन लिया, अब खुश। अब फटाफट से एक प्यारी सी, मीठी सी, छोटी सी पप्पी मुझे दे दो, वो अपना गाल उसके आगे करते हुए बोलता है। उसकी हरकत पर आराध्या को प्यार भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। अगले ही पल वो उसके गाल पर चपत लगाते हुए, ओह शट अप प्रशांत, इतना कहकर वो तेजी से वहां से भाग जाती है। प्रशांत भी तुरंत उसके पीछे भागते हुए, आराध्या की बच्ची, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये कहते कहते वो भी उसके पीछे भाग रहा था। जहां ये दोनों बेहद खुश थे, वहीं दूसरी तरफ सुहाना और आकाश, ये दोनों खुश नहीं थे आराध्या और प्रशांत को साथ देखकर। आकाश ने अपना कोई आदमी प्रशांत और आराध्या के पीछे लगा रखा था, जो दोनों की पल पल की खबर उनको दे रहा था कि वो दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। प्रशांत आराध्या के साथ घूमने गया है, ये बात सुनकर तो सुहाना का सर फटा जा रहा था। आकाश गुस्से से उस पर गरजते हुए, तुमने तो कहा था कि प्रशांत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, वो यूं तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचना तो दूर, उसने तो तुम्हारी तरफ ढंग से देखा भी नहीं सुहाना। और तुमने ये भी कहा था कि चाहे आंधी आए या तूफान, प्रशांत कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं करता, इवन वो संडे को भी काम करता है। तो अब क्या हो गया उससे? वो आज अपने सारे काम छोड़कर घूमने निकला है अपनी मंगेतर के साथ, और तुम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो। वो लगभग सुहाना को लताड़ते हुए बोलता है। आकाश की बातें सुनकर सुहाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी चिल्लाते हुए, ओह शट अप आकाश, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब प्रशांत घूमने गया और किसके साथ गया वो उसकी मर्जी, मैंने तो नहीं भेजा ना उसे वहां पर। मैं तो अपना काम करके आई हूँ, उसके कैबिन में हिडन कैमरा छिपाकर आई हूँ। अब अगर वो ऑफिस नहीं आ रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? खुद तो तुम कुछ करते नहीं हो, अपना काम ढंग से नहीं करते हो, फिर तुम्हारी हर डील प्रशांत को मिल जाती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और यू नो वॉट, प्रशांत बहुत मेहनत करता है अपने काम में, इसलिए वो तुमसे एक कदम आगे है और तुम उससे पीछे और हमेशा पीछे ही रहोगे। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारी बातों में आ गई और मैंने प्रशांत को छोड़ दिया, वरना आज मैं उस घर की मालकिन होती। प्रशांत को देखो वो कहाँ पहुंच गया और तुम आज भी वही खड़े हो, लूजर कहीं के। सुहाना भी गुस्से से बोलती है। तभी चटाक करके एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है जो कि आकाश ने मारा था। सुहाना की बातों से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि उसका हाथ उठ गया उस पर। शट अप यू बिच, ये कहता हुआ वो उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो गिर जाती है और पीछे रखी कांच की टेबल से टकरा जाती है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। आकाश उसे नजरअंदाज करता हुआ वहां से चला जाता है और सुहाना अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। आज उसे प्रशांत के साथ बिताया वक्त याद आ रहा था, उसका प्यार याद आ रहा था। उसे याद आता है कि प्रशांत उसकी कितनी केयर करता था, कितना प्यार करता था। पर अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।